डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस में फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे बल को, फोर्स को। आज हम बल को पढ़ेंगे। बल, इंग्लिश में इसको फोर्स कहा जाता है। तो बल के संदर्भ में बात आते ही सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आता है न्यूटन। बल के संदर्भ में कहीं भी बात होती है तो न्यूटन वैज्ञानिक का उल्लेख हमेशा होता है। तो बल को समझने से पहले हम जड़त्व को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि बल की जो परिभाषा है वह जड़त्व पर आधारित है। तो जड़त्व, इनर्शिया जिसको कहते हैं, जड़त्व इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनर्शिया। जड़त्व क्या होते हैं? तो उससे पहले यदि मैं बात करूं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो क्या वह खुद अपनी स्थिति को वह बदल पाएगी? जैसे कि ये पेन मैंने यहाँ स्थिर रखा है, तो क्या ये पेन ये स्वयं खुद की स्थिति को बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो जड़त्व के नियम को यदि अपन परिभाषित करने की कोशिश करें तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु गतिशील रहेगी। अर्थात वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखती है। हम परिभाषा को नोट करने की कोशिश करेंगे जड़त्व की, कि जड़त्व की परिभाषा क्या है। जड़त्व के संदर्भ में हम बात करें तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, तथा यदि वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी। अर्थात वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखती है, स्थिति बनाए रखती है। जड़त्व को यदि अपन परिभाषित करने की कोशिश करें तो सीधी बात आती है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी। अर्थात वस्तु खुद की स्थिति बनाए रखती है। अर्थात मैं यदि यहाँ स्थिर अवस्था में हूँ तो मैं जब तक यदि इस पर शरीर यदि कोई कोई काम नहीं करेगा या इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तब तक मैं गतिशील नहीं होऊंगा। यदि इस पर बल काम करेगा तो मैं गतिशील हो जाऊंगा, या गतिशील अवस्था में है तो अपन रुक सकते हैं। तो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी। ये जड़त्व इसको हम जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व के बारे में जो बात आती है, अधिकतर पुस्तकों में लिखा है कि जड़त्व को न्यूटन ने समझाया, लेकिन जड़त्व की जो परिभाषा है वह एक गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। अर्थात जड़त्व को स्पष्ट किसने किया? गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक ने। गैलीलियो वैज्ञानिक है, इन्होंने जड़त्व को परिभाषित किया। जड़त्व, तो जड़त्व को आप समझ गए होंगे कि जड़त्व क्या है। तो गैलीलियो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जड़त्व को परिभाषित किया था कि ये वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखती है। तो जड़त्व है ये पूरी तौर पर ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अर्थात जड़त्व को हम द्रव्यमान का एक रूप होता है। जड़त्व कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जड़त्व है वह एक द्रव्यमान का रूप है। तो जड़त्व को हमने समझ लिया है। अब यदि हम बात करें अपने जो आज का टॉपिक है बल के बारे में, बल क्या है,
तो बल के बारे में जो व्याख्या है, बल के बारे में जो परिभाषा है, उसको अपन न्यूटन के जो गति के 3 नियम थे उनके आधार पर स्पष्ट करते हैं। न्यूटन के गति के जो 3 नियम थे वे बल की पूरी तरह से व्याख्या करते हैं। तो इसका उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख है न्यूटन की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, उसमें उल्लेख है बल की व्याख्या, बल की व्याख्या न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित, अर्थात जो बल की व्याख्या है वह न्यूटन के जो गति के नियम है उन पर आधारित है। न्यूटन के जो गति के नियम हैं, न्यूटन ने जो गति के नियम हैं, इसका उल्लेख है वह प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया एक पुस्तक है, आप याद रखें, ये न्यूटन स्वयं की एक पुस्तक है, न्यूटन की ही पुस्तक है, न्यूटन की पुस्तक। तो न्यूटन की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, उसमें उल्लेख है न्यूटन के जो गति के नियम हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। उन अपन तीनों नियमों के आधार पर बल को समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बल, इसको हम न्यूटन के गति के नियम है उस आधार पर पूरी तरह स्पष्ट करेंगे कि बल क्या होता है। तो उससे पहले आप ये देख लें कि जड़त्व क्या है। तो जड़त्व वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखती है, या फिर यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बल काम नहीं करता है तब तक। गैलीलियो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जड़त्व को परिभाषित किया है, इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर जड़त्व द्रव्यमान का एक रूप होता है। बल की व्याख्या गति के नियमों पर आधारित है, इसका उल्लेख है वह न्यूटन की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, उस पुस्तक में उल्लेख है। आप ये याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो न्यूटन के गति के नियम है वो कौन सी पुस्तक में उसका उल्लेख है। तो प्रिंसिपिया एक पुस्तक है, उसमें उल्लेख है। अब हम बल को जो न्यूटन की गति के नियम हैं तीनों, उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको रिमूव करने के बाद हम समझेंगे तो बल के नियम, गति के जो नियम हैं न्यूटन के, उसके आधार पर बल की व्याख्या करेंगे हम। अब हम यदि बात करें न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या था? न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो अभी हमने पढ़ा था, जड़त्व की परिभाषा हमने जो देखी थी उस सेम वही है। उसमें एक चीज़ ऐड है कि जब तक उस पर कोई बल काम न करे। जैसे उसमें हमने जड़त्व में क्या पढ़ा था? जड़त्व में हमने पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी। इसमें क्या है, जो न्यूटन के गति का पहला नियम है उसमें लास्ट में एक लाइन ऐड हो जाएगी कि जब तक उस पर कोई बल काम नहीं करे। अर्थात न्यूटन के गति का पहला नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बल कार्य न करे।
तो न्यूटन के गति का पहला नियम देखेंगे कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बल कार्य ना करे। तो अब वस्तु की स्थिति परिवर्तन है जो, उसके लिए एक बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। उसी बाह्य कारक को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यदि हम न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की यदि परिभाषा को देखें, इससे यदि हम बल की परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो बल की परिभाषा क्या बनेगी? वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य कारक को बल कहते हैं। भाई न्यूटन का प्रथम नियम है ये वही है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी जब तक उस पर बल काम न करे। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए लगाए गए बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। वस्तु के स्थिति परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से हम बल की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है यह जड़त्व के नियम के आधार पर ही है, अर्थात जो इसको न्यूटन के गति का जो पहला नियम है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम से हम बल की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। बल की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस नियम से हम बल का मान ज्ञात नहीं कर सकते, वैल्यू ऑफ फोर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते। बल की परिभाषा तो ज्ञात की जा सकती है इस नियम से, लेकिन बल का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कितना बल कार्य कर रहा है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम हमने देख लिया है, यह जड़त्व का नियम कहलाता है। वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। इस नियम के द्वारा हम बल की परिभाषा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बल का मान प्राप्त नहीं कर सकते। अब एक चीज़ बचती है इसमें, न्यूटन के गति का जो पहला नियम है इसके एग्जाम्पल कौन से हैं उसको हम समझेंगे। उदाहरण, तो उदाहरण की हम यदि बात करें न्यूटन की गति के, तो हम देखते हैं कि हम किसी बस में जब सवार होते हैं तो जब बस अचानक ब्रेक देती है तो हमें आगे की ओर धक्का लगता है, और यदि बस स्थिर अवस्था में है और हम उसमें यदि बैठे हुए हैं तो बस यदि अचानक रवाना होती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जो न्यूटन के गति का पहला नियम है इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि यदि हम किसी बस में बैठे हैं और बस अचानक रवाना हो जाती है तो हमें पीछे की तरफ बल लगता है। और यदि हम यदि पीछे की तरफ बल क्यों लगता है? क्योंकि हमें वह फोर्स प्राप्त नहीं हुआ जो बस ने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम भी स्थिर अवस्था में होते हैं, बस भी स्थिर अवस्था में होती है। अब बस तो रवाना होती है तब बस तो वह बल प्राप्त कर लेती है, लेकिन हमारा शरीर उस बल को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। अब यदि बस चलती है और हम उसमें बैठ रहे हैं तो हमारा शरीर भी उसी गति से चलता है। अब बस यदि अचानक ब्रेक लगाती है तो बस में जो बल है वह कम होता है, तो हमारा शरीर है उस बल को उतना कम नहीं कर पाता, इसलिए हमें आगे की ओर धक्का लगता है। यदि कोई घोड़ा है, उस पर यदि कोई घुड़सवार बैठा है तो घोड़ा यदि अचानक दौड़ने लगता है तो वह घुड़सवार गिर जाता है। यह भी इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। अब यदि एक और उदाहरण की हम बात कर लें तो किसी टहनी को यदि हम हिलाएं तो उससे यदि कोई फल गिर जाता है, टहनी से फल अलग हो जाता है, वह भी इसी का उदाहरण है। क्योंकि टहनी को हिलाने पर टहनी ने तो गति प्राप्त कर ली, लेकिन उस फल ने वह गति प्राप्त नहीं की और वह अलग हो गया, उसको धक्का लगा। अब दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं ऐसे, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम समझेंगे। तो पहला, बस के अचानक
चल देने पर व्यक्ति को, यदि बस अचानक चल देती है तो व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना। बस के अचानक चल देने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना। दूसरा एग्जाम्पल है, बस का ही लिख लेते हैं। बस के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति को आगे की ओर धक्का लगना। तीसरे उदाहरण की बात करें, घोड़े के अचानक चल देने पर घुड़सवार का गिर जाना। चौथा उदाहरण लिख लेते हैं, टहनी को हिलाने पर फल का उससे अलग हो जाना। ये कुछ उदाहरण हैं जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उस पर आधारित। पहला वापस से देख लें, बस के अचानक चल देने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगता है, और बस के अचानक रुक जाने पर या ब्रेक देने पर व्यक्ति को आगे की ओर धक्का लगता है। घोड़े के अचानक चल देने पर घुड़सवार का गिर जाना, और टहनी को हिलाने पर फल का उससे अलग हो जाना। ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। तो हमने न्यूटन के गति के प्रथम नियम के आधार पर बल को समझ लिया है। अब हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के आधार पर हम बल को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यदि हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम की यदि हम बात करें, तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, यह संवेग पर आधारित है। संवेग को समझ लेते हैं, संवेग क्या है। यदि हम संवेग के सूत्र की बात करें तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान की यदि वेग के साथ गुणा करते हैं, मास की वेलोसिटी के साथ गुणा करते हैं, तो हमें संवेग प्राप्त हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं P बराबर mv। अब मैं यदि बात करूं इस सूत्र की सहायता से, तो यदि हम द्रव्यमान को बढ़ाएं तो क्या हमारा संवेग बढ़ेगा? बिल्कुल, द्रव्यमान में वृद्धि करने पर संवेग में वृद्धि होगी। अब यदि हम द्रव्यमान को कम कर दें तो द्रव्यमान को घटाने पर संवेग में भी कमी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि संवेग है वह द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इस चीज़ से ये स्पष्ट हो गया। अब यदि हम बात करें वेग के संदर्भ में, तो वेग के मान में वृद्धि करने पर हमें संवेग के मान में वृद्धि प्राप्त होती है, और यदि वेग में कमी कर दें हम तो संवेग में भी कमी हो जाती है। तो यह भी कह सकते हैं हम कि संवेग है यह वेग के भी समानुपाती होता है। संवेग है वह द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है, संवेग है यह वेग के भी समानुपाती होता है। जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है यह संवेग पर आधारित है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम, उसको यदि हम दूसरे नियम को समझें कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है क्या आखिर, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर बल के
समानुपाती होती है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम यही कहता है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वह बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F समानुपाती dp बाई dt। dp बाई dt क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर dp बाई dt। इसको हम कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। dp बाई dt संवेग में परिवर्तन की दर है और f हमारा क्या है? बल है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। हमने जो दूसरा नियम कहता है वह यहाँ लिख दिया है कि बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। अब संवेग हम जानते हैं P इजिकल टू क्या होता है? P इजिकल टू होता है mv। यदि P इजिकल टू mv, P इजिकल टू mv होता है तो हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान नियत या निश्चित राशि है। ठीक है, द्रव्यमान यदि नियत है तो परिवर्तन किस में होगा? वेग में होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F समानुपाती m नियत है इसलिए बाहर आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे dv बाई dt। F समानुपाती dp बाई dt संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। संवेग है वो P बराबर mv, m नियत है तो v परिवर्तन होगा तो m बाहर आ जाएगा और dv बाई dt हो जाएगा। अब हम जानते हैं dv बाई dt मतलब वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। इसको आप याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? m a हो जाएगा। F समानुपाती m a हमें प्राप्त हो गया है यहाँ। अब गणित में हम क्या करते हैं? समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इजिकल टू KMA। यदि K का मान 1 हो, यदि K बराबर 1 हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर MA। F बराबर MA, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बल का फॉर्मूला होता है। तो जो हमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, इससे हमें बल का मान प्राप्त हो जाता है, बल का फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। तो हमें याद रखें आप, न्यूटन की गति के पहले नियम से तो हमें क्या होता है? बल की परिभाषा कौन से नियम से प्राप्त होती है? पहले से। और दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का मान, वैल्यू ऑफ फोर्स। बल का मान हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त हो रहा है। इसको वापस हम समझेंगे यदि, तो दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग को समझ ले पहले। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। P इजिकल टू mv, m में वृद्धि तो P में वृद्धि, m में कमी तो P में कमी, v में वृद्धि तो P में भी वृद्धि, और v यदि कम, वेग यदि कम होता है तो संवेग भी कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संवेग है वह द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपाती होता है। अब संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती है। संवेग में परिवर्तन की दर dp बाई dt है, यह बल के समानुपाती है। तो हम जानते हैं संवेग क्या होता है? P इजिकल टू mv। द्रव्यमान सब जानते हैं नियत राशि है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई वस्तु 10 किलो की है तो वह 10 किलो की ही रहेगी। ऐसे नहीं कि उसका वजन कम या ज़्यादा हो जाएगा। उसको फेंकने पर या उसको गति देने पर उसके वेग में, चाल में परिवर्तन हो सकता है, परंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव्यमान यदि नियत है तो वेग में परिवर्तन होगा। तो F समानुपाती m dv बाई dt। dv बाई dt हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अब F समानुपाती ma हमें प्राप्त हो गया। अब यदि हम समानुपाती, गणित में जिस तरह हम समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं? नियतांक लगाते हैं। तो नियतांक लगाया हमने k। यदि यहाँ हमारा k एक नियतांक है और k का मान यदि 1 हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? F बराबर ma। ये हमें बल की राशि प्राप्त होती है, इसको हम बल कहते हैं। बल हमें प्राप्त हो चुका है, बल।
ठीक है, तो बल हमें प्राप्त हो गया है। तो हम यहाँ यदि इससे देखें, यदि द्रव्यमान में वृद्धि हो, तो बल में भी वृद्धि होगी। अर्थात भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना होगा। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, इसको आप सूत्र से समझ सकते हैं। F बराबर ma। यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो उस पर हमें बल अधिक कार्य करने पड़ेगा। यदि एक 5 किलो की संदूक है, एक 20 किलो की संदूक है, तो संदूक को घिस करने के लिए अपन को 5 किलो वाली संदूक पर अधिक बल लगाना पड़ेगा या 20 किलो वाली? हम सब जानते हैं 20 किलो वाली जो संदूक है उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। अर्थात हल्की वस्तु की तुलना में भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना होगा। अब यदि हम इसके उदाहरण की यदि हम बात करें तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम का एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। टेनिस बॉल की तुलना में क्रिकेट बॉल को पकड़ने पर अधिक चोट लगती है। एक छोटी हल्की टेनिस की गेंद ले और एक भारी क्रिकेट की गेंद ले, तो यदि एक तरफ से यदि दोनों गेंदों को फेंका जाए तो कौन सी गेंद को पकड़ने पर हमें चोट अधिक लगेगी, हल्की टेनिस की बॉल से या भारी क्रिकेट की बॉल को? तो हम सब जानते हैं भारी क्रिकेट की जो बॉल है इसको पकड़ने पर हमें अधिक चोट महसूस होगी। तो हम इस फॉर सवे के नियम में हमने ये देखा कि हल्की वस्तु की तुलना में भारी वस्तु पर अधिक बल लगता है, तो हमें क्रिकेट की बॉल को पकड़ने के लिए हमें अधिक चोट लगती है टेनिस की तुलना में। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम को हमने देख लिया कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की जो दर है वह बल के समानुपाती होती है। एक आप ये याद रखें, एक जो बल का हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ है ये याद रखें आप। संवेग हम जानते हैं द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के तीसरे नियम से बल की व्याख्या करेंगे, किस तरह बल है वह न्यूटन के तीसरे नियम पर निर्भर करता है। तो इसको रिमूव करने के बाद इसको हम समझते हैं। अब यदि हम बात करें न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में, हमारा अगला पॉइंट है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है यह बहुत ही आसान है, हम कई बार इसका उपयोग भी कर चुके हैं बचपन में। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है यह है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो वह दूसरी वस्तु भी उस पर बल लगाती है। इसको हम नोट करेंगे। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है इसको यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी।
यदि कोई वस्तु है वह दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु है वह भी पहली वस्तु पर बल लगेगी। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं इसको। अब यदि इस नियम के बारे में हम बात करें तो इस नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इससे संवेग संरक्षित होता है। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दोबारा उस पर बल लगाया जाता है अन्य वस्तु के द्वारा, तो यहाँ संवेग संरक्षित है। तो इस नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसको हम वापस देखें यदि कोई एक वस्तु है वह दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगेगी। यदि हम बात करें, यदि हम किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारते हैं तो हमारे हाथ द्वारा जब उसके गाल पर बल लगाया जाता है तो हमें हाथ में भी झंझनाहट उत्पन्न होती है, उस गाल के द्वारा अपना हाथ पर भी बल लगाया जाता है। इसको इससे याद नहीं करें कि यदि हम किसी व्यक्ति को थप्पड़ लगाते हैं तो वो वापस थप्पड़ लगाता है, यह इसका उदाहरण नहीं है। छोटी क्लासों में हमको पढ़ाया जाता है कि हम किसी व्यक्ति को मारते हैं तो वह भी हमें मारता है। इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया, हाँ इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया कह सकते हैं, लेकिन बल के संदर्भ में यह परिभाषा उचित नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है हमने कोई काम किया तो उसके विपरीत वापस पुनः वही काम हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यदि हमने किसी व्यक्ति को मारा तो उसने हमें वापस मारा। लेकिन बल के संदर्भ में न्यूटन की गति का नियम है, उसके संदर्भ में बात करें तो यदि हमारे हाथ के द्वारा किसी गाल पर थप्पड़ मारी जाती है, यदि बल लगाया जाता है तो गाल के द्वारा भी हमारे हाथ पर वापस बल लगाया जाता है, हमें झंझनाहट उत्पन्न होती है। इसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि इस नियम के उदाहरणों की हम बात करें, उदाहरण तो हम यदि कोई नाव में सवार होते हैं तो नाव यदि अपने किनारे पर पहुंचती है तो जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव से कूदने पर नाव खुद को पीछे की ओर धक्का देती है, अर्थात नाव पीछे हट जाती है जब हम आगे कूदने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम किसी बंदूक से जब गोली को छोड़ते हैं तो गोली आगे जाती है तो बंदूक पर पीछे की ओर बल लगता है, बंदूक पीछे खिसक जाती है। इसके बाद हम यदि बात करें, जब जीव जंतु धरती पर चलते हैं, हम धरती पर चलते हैं तो हम जब एक पाँव आगे देते हैं तो दूसरे पाँव से हम धरती को पीछे धकेलने का प्रयास करता है और धरती हमें आगे बढ़ाने का कोशिश करती है, तो इसको हम कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर रॉकेट का उड़ना, यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में आता है। रॉकेट में जो फ्यूल है, ईंधन है, या पीछे की ओर धुआं डालता है, जितना धुआं तेज गति से पीछे की ओर आएगा नीचे तो रॉकेट उतना ही ऊपर अधिक वेग से गति करेगा। तो हम इन नियमों को नोट करेंगे। पहला ही लिख लेते हैं हम, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना, कई जगह आपको एक शब्द मिलेगा रॉकेट का प्रणोदन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, सेम चीज़ है, रॉकेट का प्रणोदन। तो रॉकेट लॉन्च या रॉकेट का प्रणोदन, रॉकेट का उड़ना एक ही चीज़ है। दूसरा, जीव जंतुओं का धरती पर चलना। जब हम धरती पर चलते हैं तो हम जब पाँव से धरती को पीछे खिसकाते हैं तो धरती हमें आगे की ओर बल लगाती है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि अगले की उदाहरण की बात करें, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना। जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है, यह भी इसका उदाहरण है। एक और उदाहरण लिख देते हैं, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक को पीछे धक्का लगना। जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगता है उसको,
तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को हमने देखा है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, क्रिया की वापस प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन लॉ कह सकते हैं इसको हम, संवेग संरक्षण का नियम कह सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो रॉकेट का उड़ना या रॉकेट का प्रणोदन, जीव जंतुओं का धरती पर चलना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना और बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक को पीछे धक्का लगना। यह हमने न्यूटन की गति के तीसरे नियम से भी बल को समझ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने बल को पूरी अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। न्यूटन के जो नियम थे उनके आधार पर हमने बल को पूरा विस्तार से पढ़ा है। इसमें मैं आपको पहले एक चीज़ लिखाई थी कि जो न्यूटन के गति के जो नियम हैं, गति के जो नियम है इसका उल्लेख है प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक है, न्यूटन खुद की है, याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, ट्रेंड चल रहा है, इसको आप याद रखें। उसके बाद हमने जड़त्व को समझा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई बल काम नहीं करता। ये न्यूटन की गति का पहला नियम हो गया था। न्यूटन की गति का पहला नियम है वह बल को परिभाषित करता है। दूसरा नियम है बल के मान को ज्ञात करता है, वैल्यू ऑफ फोर्स हमें प्राप्त होती है। और तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है। तो हमने न्यूटन के तीनों नियमों से बारीकी हमने उदाहरणों को साथ में लेते हुए बल को समझने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो के संदर्भ में कमेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।